हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AIEEE 2007 का पेपर। और ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए थे और मैंने ये भी बताया था कि उस टाइम पे टोटल 40 क्वेश्चन आए थे इन इस सब्जेक्ट। तो यार 40 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। हमारा मेन मकसद होना चाहिए वीडियो देखते टाइम कि मैं हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाऊं, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर मेरा रिवीजन हो जाए। इस टाइप का मोटिव रखोगे तभी जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने आगे वाले आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो यार यही मोटिव रखना है। और तुम्हारे स्क्रीन के सामने जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, देन ही सॉल्यूशन देखना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यार ये मैथ्स का बोल लो या मैं तो बोल रहा हूं कि ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है एंड मैथ्स में आ गया था। देखा जाए तो बोला है बॉडी weighing 30 kg is suspended by two strings 5 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो जिसका फिजिक्स थोड़ा सा वीक होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा एंड उसको स्किप कर देना चाहिए था। लेकिन अगर हल्का थोड़ा बहुत भी फिजिक्स आता है तुम्हें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखते हैं क्या है। देयर अदर एंड्स being fastened to the extremities of a rod 13 मीटर लॉन्ग। ठीक है, if the rod be so held that the body hangs immediately below the middle point, then the tension in the strings are। ये जो 5, 12 एंड 13 है ये क्लियरली हमें दिख रहा होगा कि यार ये तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं एंड 13 मीटर का जो रॉड है। तो सबसे मेजर टास्क यहाँ पे यही आता है कि तुम डायग्राम किस तरीके से बनाओगे। इस टाइप से तुम अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना दोगे तो गलत हो जाएगा यार, क्योंकि कोई बॉडी है वो हैंग कर रहा है हवा में। ठीक है, दिस मीन्स यार कुछ इस टाइप का सिचुएशन में भी अराइज हो सकता है, डेट इज लाइक दिस। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये 13 मीटर है, ये 12 लेट से और ये 5। यहां पे परफेक्टली एक बॉडी हैंग कर रहा होगा। ठीक है, उस बॉडी का वेट गिवन है 13 kg। इस टाइप का कुछ सिचुएशन होगा। ऑब्वियसली बात है ये दोनों स्ट्रिंग है तो इस पे कुछ टेंशन आएगा। लेट से इसको नाम T1 दे दिया। ये भी एक स्ट्रिंग है तो इस पे भी एक टेंशन आएगा, इसका नाम हमने T2 दे दिया। अब मुझे दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट पूरा का पूरा बैलेंस्ड होगा तभी जाके ये एग्जैक्टली बैलेंस्ड है। और इन्होंने ये भी बोला है कि परफेक्टली जो वो रॉड है उसके मिडल पॉइंट पे ये हैंग हो रहा है, इस तरीके से बैलेंस्ड है वो। ओके, तो अगर मैं ये देखूं कि इसका नाम दे दूं मैं A, B, C और ये जो मिडल पॉइंट है इसका नाम है लेट्स से D, जिसका बाद में यूज हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो मुझे क्लियरली दिख रहा होगा यार इफ दिस इज थीटा तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, अगर ये आ गया 90 माइनस थीटा तो ये फिर से आ गया थीटा, और वो फिर से अगर थीटा आ गया तो ये वाला पार्ट अगेन 90 माइनस थीटा हो गया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे बहुत फायदा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ भाई? T1 कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट है, T1 कॉस थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट है T2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। T2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज बेसिकली T2 साइन थीटा। अच्छा, ये दोनों परफेक्टली बैलेंस्ड होंगे, इसीलिए हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं कि T1 कॉस थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली T2 साइन थीटा के बराबर आने वाली है। यहां से T1 एंड T2 में एक रिलेशन आ गया हमारा। ओके, अभी देखो वो वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो T1 है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला होगा, डेट इज T1 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं T1 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा डेट इज T1 साइन थीटा, प्लस T2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है T2 कॉस थीटा। उस दोनों का सम एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर होना चाहिए, 13 है जो।
ओके, यहां से एक और रिलेशन आ गया T1 एंड T2 में, लेकिन यहां पे एक थीटा जो क्वांटिटी है ना वो भी अननोन है अभी तक। मतलब T1 T2 मुझे निकालना है, T1 T2 आ जाएगा, लेकिन T1 T2 तब आ पाएगा जब मैं थीटा निकाल लूं। अब थीटा के बारे में कुछ सोचते हैं। मुझे उस ट्राइंगल के बारे में हर चीज पता है। उन्होंने एक और चीज बताई है कि भाई ये वाला लाइन जो है ना ये एग्जैक्टली डी मिड पॉइंट है। तो अभी तुम्हें एक प्रॉपर्टी का यूज आएगा, दैट इज एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। देखो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए इसके वर्टेक्स से, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता है कि नहीं? ऐसा कैसे होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ये सर्कम सेंटर हो जाएगा। एक सर्कल बनाऊंगा अगर इस रेडियस को लेके, तो वो इस तीनों पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब ये सेंटर है तो ये भी रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर। तो यहां से आई कैन से AD का जितना लेंथ होगा उतना ही BD का लेंथ होगा एंड उतना ही CD का भी लेंथ होगा। इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ओके, एंड इससे मुझे कुछ तो पता चल गया है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखना ध्यान से। दिस इज ए राइट एंगल एट B, दिस इज C। ए एंगल थीटा है, AC का लेंथ 13 है, AB का लेंथ 12 है, BC का लेंथ 5 है, ये 90 डिग्री है। ओके, इफ दिस इज थीटा, इसका मतलब ये बेस के तरह काम करेगा, ये परपेंडिकुलर के तरह काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज के तरह काम करेगा। तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू तुरंत कैलकुलेट कर सकता हूं। साइन थीटा इज P/H। P की वैल्यू है 5, H की वैल्यू है 13। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आई कैन से कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H एंड B की वैल्यू है 12, H की वैल्यू है 13। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डेट इज टेन थीटा। टेन थीटा इज P/B, P इज 5, B इज 12। यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज T1 अपॉन T2। T1 अपॉन T2 आ गया 5 अपॉन 12। T1 अपॉन T2 आ गया 5 अपॉन 12। और यहां साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दोगे तो यहां से भी एक रिलेशन आ जाएगा, डेट इज T1 इंटू 5, डेट इज 5 T1 अपॉन 13 प्लस 12 T2 अपॉन 13 इज इक्वल टू 13। सो यहां से आई कैन से 5 T1 प्लस 12 T2 इज इक्वल टू 13 इंटू 13, डेट इज 169। T1 एंड T2 में दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 उधर, इक्वेशन नंबर 2 इधर। अब उन्होंने T1 एंड T2 ही एग्जैक्टली पूछा है, तो आई कैन से कि भाई T2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12/5 इंटू T1। T2 की वैल्यू आ गई 12/5 इंटू T1। तो T1 प्लस 12 इंटू 12/5 इंटू T1 इज इक्वल टू 169। एंड इसको सॉल्व करोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। T1 की वैल्यू आ जाएगी तो इधर रख देंगे, T2 की वैल्यू आ जाएगी। एंड कोई बच्चा अगर यहीं तक सॉल्व करता है उसका भी आंसर आ सकता है, क्योंकि T1 एंड T2 का रेशियो 5/12 आ चुका है। एक ही ऐसा होगा जहां पे 5/12 है। 5/13 ये रेशियो हो नहीं सकता है, 5/5 ये रेशियो हो नहीं सकता है, 5/12 यही रेशियो होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। तो यार ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसको किसी भी चैप्टर में मैथ्स में नहीं रख सकते हैं। एंड अगर रखना भी है तो हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली लगाए, ठीक है, ट्राइंगल में एक सॉल्व किया हमने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्रोबेबिलिटी का है एंड प्रोबेबिलिटी में बोला गया है फेयर डाई इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स। ए पेयर ऑफ फेयर डाई मतलब दो डाइस को फेंक रहे हैं। एक बार फेंका, जितने भी सैंपल स्पेस आई वो नोट कर लिया एंड जो भी आउटकम आया उसको नोट कर लिया। दूसरी बार फेंका, फिर से जो आउटकम आया उसको नोट कर लिया। तीसरी बार फेंका, फिर से जो आउटकम आया उसको नोट कर लिया। देन बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्कोर एग्जैक्टली 9 ट्वाइस। ये क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार। कोई भी इवेंट को एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया एंड क्या प्रोबेबिलिटी है उसे 2 बार सक्सेस मिला होगा, जहां पे सक्सेस को डिफाइन किया गया है डेट इज दोनों डाइस पे जो सम आया होगा वो 9 आया होगा। तो एक काम करते हैं, एक थ्रो में सम 9 कब कब आ सकता है।
तुम बोलोगे 6,3 में आ सकता है, 5,4 में आ सकता है, 4,5 में आ सकता है एंड 3,6 में आ सकता है। इसके अलावा कभी भी 9 सम नहीं आ सकता है। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डेट इज P की वैल्यू आ गई 4/36 डेट इज 1/9। अच्छा, P की वैल्यू इतनी आ गई तो Q की वैल्यू आ गई 1 - 1/9 डेट इज 8/9। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस, प्रोबेबिलिटी फेलियर, हमें चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी है डेट एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस आया और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल इज 3, तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। 3C2 2 बार सक्सेस चाहिए, P⁻², Q⁻1, यही तो होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। दैट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r इज NCR P⁻r Q⁻n-r। ठीक है, सो यहां से अब वैल्यू पुट करेंगे। 3C2 इज बेसिकली 3, P² 1/9 इंटू 1/9 प्लस Q⁻1 दैट इज 8/9। सो 3 3 जा 9, तो ये आ गया 8/9 इंटू 9 81, 81 इंटू 3 243, 8/243 डेट इज ऑप्शन नंबर 4 मुझे दिख रहा है। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का बहुत ही प्यारा सा एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन से हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, डेट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर, देखो बोला गया कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल, बहुत सारे सर्कल है बेसिकली, विच आर पासिंग थ्रू -1,1 एंड आर टेंजेंट टू x एक्सिस। बेसिकली इसने क्या बोला, एक सर्कल है जो ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा, -1,1 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी -1,1 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वो कुछ ऐसा होगा सिचुएशन। ठीक है, सो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, y एक्सिस को मैं अभी कुछ देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। सो द सर्कल इज समथिंग लाइक दिस, द सर्कल इज पासिंग थ्रू -1,1 and are tangent to x axis. If h, k are the coordinates of the center of the circle, h, k सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है, देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k। अब देखो यार, अगर ये h, k है तो ये डिस्टेंस एग्जैक्टली रेडियस के बराबर होगा, डेट इज mod k। इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहा होगा वो h, 0 रहा होगा। अच्छा, इसी सर्कल पे एक और पॉइंट लाई करता है, डेट इज -1,1, वो किधर लाई करता है हमें भी नहीं पता है, बट वी नो कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, डेट इज h -+1 का होल स्क्वायर प्लस k -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से h² + 1 + 2h, k² + 1 - 2k इज इक्वल टू k² के बराबर होगा। यहाँ से k² इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से आ गया इक्वेशन हमारे पास h² + 2h + 2 - 2k इज इक्वल टू 0। h एंड k में एक रिलेशन आ गया। देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है और हमें k की वैल्यू की रेंज निकालना है, रेंज निकालना है k का। तो ऑब्वियसली बात है k का रेंज निकालना है। वी नो h इज ए रियल नंबर एंड h में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इन h एंड h इज ए रियल नंबर। दिस मीन्स इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से b² डेट इज 4 - 4ac, 4 टाइम्स a इज 1, c इज 2 टाइम्स 1 - k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 4 इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, तो 1 - 2 + 2k is greater than equal to 0, that is 2k is greater than equal to 1, k is greater than equal to 1/2, k is greater than or equal to 1/2। ऑप्शन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली बोला लेट L बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, दो प्लेन्स गिवन है। तो इस तरीके से अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो लेट से इस टाइप का कुछ प्लेन है, एक प्लेन ऐसा कुछ एंड दूसरा प्लेन इज समथिंग लाइक दिस।
ओके ठीक है, ये दोनों प्लेन है। बोला एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, मतलब ये दोनों लाइन प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला है दिस इज लाइन एल। इफ एल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन कॉस अल्फा की वैल्यू, बेसिकली डायरेक्शन को साइन ऑफ एल पूछा गया है, डायरेक्शन को साइन ऑफ एल पूछा गया है, कॉस अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सब कुछ आ जाएगा अगर मुझे एल का डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। दिस मीन्स मुझे काम करना है वेक्टर्स पे, एल का मैं डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालूं। तो ध्यान से देखना, ये मेरा हाथ देखो, ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, एंड इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा कुछ ऐसा आएगा। वो ये मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ, इस प्लेन का जो नॉर्मल है कुछ ऐसा आएगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल है कुछ ऐसा आएगा। उन दोनों नॉर्मल का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ तो एक वेक्टर आएगा जो कि तुम्हारी तरफ आएगा, एक वेक्टर आएगा जो कि तुम्हारी तरफ आएगा। सो दिस मीन्स इस दो नॉर्मल वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो उसका जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा वो एल के तरफ आएगा। इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसका नॉर्मल वेक्टर इज i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। मुझे n1 क्रॉस n2 निकाल देना चाहिए, उससे मुझे डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन पता चल जाएगा। सो यहाँ से आई विल से दिस इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप 2 3 1 1 3 2। ये डायरेक्शन वेक्टर निकालते हैं, बहुत ही आसान है ये। i मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 डेट इज 3 माइनस j टाइम्स 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 डेट इज 3 प्लस k टाइम्स 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3। तो ये तो बेसिकली 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप आ गया। डेट इज 3 को हटा भी दिया जाए, अगर डायरेक्शन रेशियो की बात की जाए तो आई कैन से i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आ गया। ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया या फिर डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। कॉस अल्फा इज एक्स नॉट डेट इज 1 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ गई, डेट इज ऑप्शन नंबर 1। चलो, वेक्टर्स एंड 3D का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था वो। क्वेश्चन नंबर 10 बोला द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। सिंपल है, देखो अब तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन है किस तरीके से ये फैमिली ऑफ सर्कल तुम लिखते हो। सबसे इजी तरीका ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारे जनरल सर्कल। दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 0,0 डेट इज ओरिजिन, हेंस c की वैल्यू 0 हो जाएगी, c एग्जिस्ट नहीं करेगा। साथ में एक और चीज बोला है कि द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी सेंटर वो अल्फा कॉमा 0 टाइप होगा। इसका मतलब अगर इस सर्कल का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है तो माइनस एफ की वैल्यू 0 के बराबर। तो यहां से ये वाला क्वांटिटी भी हट गया। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो सर्कल बचा दैट सर्कल इज समथिंग लाइक दिस। इस सर्कल में कितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो यू विल से 1 दैट इज जी। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है क्योंकि 2 टाइम्स वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू किधर से आ गया भाई, 2g इज इक्वल टू 0। सो यहां से आई कैन से 2 2 2 हर जगह से कट गया, g की वैल्यू या फिर डायरेक्टली आई कैन फाइंड आउट 2g की वैल्यू, उसको पुट कर देता उधर। चलो अब g की वैल्यू निकाल ली है तो g की वैल्यू निकाल लेते हैं। g इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई वाई डैश, ठीक है। सो अब इसको पुट कर देते हैं, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स माइनस डेट इज माइनस x प्लस वाई वाई डैश। यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसको बस सिंप्लीफाई करके देख लेना है ऑप्शन कौन सा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स, ठीक है।
सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आंसर नहीं है, सो वाई स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स. वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. सिंपल है. डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने बोले तब तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन. तुम्हें दिख रहा है यार, एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और कितने सारे चैप्टर्स रिवाइज हो रहे हैं, कितने सारे चैप्टर्स रिवाइज हो रहे हैं. तो मेन मकसद यही है, मेन मकसद यही है. अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना ध्यान से. बोला है भाई मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है एंड इसे बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं, तुम्हें मजा आने वाला है बेसिकली इस क्वेश्चन को देख के. तुम बोलोगे P एंड Q आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P प्लस Q. सोचो P एंड Q पॉजिटिव है, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑलवेज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो P की वैल्यू लेट से साइन थीटा है, Q की वैल्यू कॉस थीटा है, सो आई कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा. लेकिन यहाँ से पॉजिटिव चाहिए तो सारे पॉजिटिव में भी तो यही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी. ओके, दिस मीन्स उन्होंने पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अब यार ये तो वही है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो तुम बोलते हो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, दिस मीन्स साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √2. खत्म. AMGM लगाने की जरूरत ही नहीं है. कोई लोग AMGM भी लगा कर सकता है इसको, AMGM से भी बता देता हूं. दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दैट इज पी क्यू. सो आई कैन से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज 1, सो 1/2, मतलब पी क्यू की वैल्यू 1/2 या उससे छोटी है. और p प्लस क्यू दी होल स्क्वायर कितना होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. अब तुम देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो 1 है, प्लस 2 टाइम्स pq. अब मुझे पता है ये क्वांटिटी 1/2 या उससे छोटी ही है. दिस मीन्स p प्लस क्यू का होल स्क्वायर विल बी 1 प्लस 2 टाइम्स 1/2, इससे छोटी होगी. सो यहाँ से आई कैन से p प्लस क्यू दी होल स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होगी, और वी कैन से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर की वैल्यू √2, p प्लस क्यू की वैल्यू √2 से छोटी होगी. तो AMGM से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने बताया ये मजा आ जाएगा करके यार. ये चीज़ तुमने सोच लिया ना, मजा आ जाएगा एग्जाम में बेसिकली. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस. बस हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा 3D वगैरह लगाया है. बोला टावर, एक टावर है, स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्क. एक कोई भी सर्कुलर पार्क है, उसके एग्जैक्टली सेंटर पे एक टावर है. ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर पे एक टावर है. अब आगे क्या बोला है देखते हैं. इसका नाम दे देता हूं मैं कुछ. लेट्स से ये सेंटर इज O एंड ये पॉइंट P है. बोला A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क. इधर एक A पॉइंट है, इधर एक लेट से B पॉइंट है. ए बी को ज्वाइन करोगे तो वो कॉर्ड आएगा एंड उस कॉर्ड का लेंथ A गिवन है. ठीक है, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर. बेसिकली बोल रहा है ये जो ए बी कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है. तो तुम एक चीज ध्यान से सोचो कि अगर ये A है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा इक्वल होने वाला है एंड इन दोनों का सम 120 आने वाला है, जिसका मतलब ये भी 60 डिग्री होने वाला है, ये भी 60 डिग्री होने वाला है. इससे मुझे पता चला OAB जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, अब बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम A और B. मतलब ये A पे निकालो या B पे निकालो, कहीं से भी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हो तो वो 30 डिग्री है. A पे निकालो या B पे निकालो, ठीक है, दोनों पे 30 डिग्री है, तो A पे ही निकालते हैं. देन द हाइट ऑफ द टावर, OP का हाइट पूछा गया है. लेट्स से दिस इज H, ये A है, तो tan 30 डिग्री हमें दिख रहा होगा क्लियरली. tan 30 डिग्री विल बी H अपॉन A. tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, A अपॉन √3. खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन में बस एक ही चीज था कि तुम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, डायग्राम बना पा रहे हो कि
नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से है, फिर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समेसन पूछा गया है बाइनोमियल का। बहुत बच्चे समेसन देख के डरते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ है। देखो कितनी चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहली बात तो 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3। जैसे ही ये सीरीज दिखा हमें कुछ तो याद आना चाहिए। वो क्या याद आना चाहिए बताता हूँ, लेकिन ये सीरीज आधा अधूरा है। हमें एक चीज पता है यार, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस हो एंड सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो तो सम हो जाता है 0, है कि नहीं? सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो एंड अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो सम हो जाता है 0। माइनस आएगा 20C9 प्लस 20C10 माइनस 20C11 प्लस 20C12 माइनस 20C13। ये मैं सब लिख रहा हूं इसलिए ताकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा। प्लस आएगा 20C20 इज इक्वल टू 0, ये आएगा सम। अब देखो भाई, तुम्हें पूछा है इसका सम कितना होगा। तुम ध्यान से देखना, इसका सम तो मुझे पता है क्योंकि दिस जो वैल्यू है वो वैल्यू एग्जैक्टली इधर भी लिखी हुई है। कैसे कैसे कैसे? 20C0 प्लस के साथ 20C20 प्लस के साथ। तो हमें पता होता है NCR इज सेम एज NCN माइनस R। इसका मतलब NC0 की वैल्यू NCN के बराबर, 20C0 की वैल्यू 20C20 के बराबर। माइनस 20C1 तो यहां माइनस 20C19 होगा। अच्छा, माइनस 20C11 तो यहां माइनस 20C9। इसका मतलब ये अगर x है तो ये वैल्यू भी x है। तो ये बेसिकली 2x प्लस 20C10 लिखा हुआ है 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है देख लो, x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो तुम बोलोगे यार x की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस 20C10 का हाफ। क्या तुम्हें x निकालना था? बोलोगे नहीं, मुझे तो x में एक 20C10 में निकालना था। मतलब मुझे तो निकालना था x प्लस 20C10 की वैल्यू कितनी होगी। तो 20C10 माइनस 1/2 20C10, दिस आंसर विल बी 20C10 डिवाइड बाई 2। 20C10 डिवाइड बाई 2, सिंपल। तो तुम्हें सिर्फ दो चीजें याद रखनी थी कि डेट इज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R एंड सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट अगर अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो 0 होता है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला वाला सवाल है अपना, द नॉर्मल टू द कर्व Px, y मीट्स द x एक्सिस एट G। ओके भाई, इफ द डिस्टेंस ऑफ द G फ्रॉम द ओरिजिन इज ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ द P देन द कर्व इज। ऐसे कर्व को क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझ में ज्यादा कुछ नहीं आएगा हो सकता है। एक काम करते हैं, एक रैंडम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कर्व कुछ ऐसा था, अपने मन से ऐसा बना दिया, हाँ बनाते थे, ठीक है कोई बात नहीं। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, उस कर्व पे x, y है। बोला गया इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो डेट इज इंटरसेक्टिंग एट G एंड G का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है 2 गुना ऑफ द एब्सिसा, दैट इज 2x, 0। देन वो जो कर्व आएगा वो कर्व कौन सा है? तो सिंपल है, P पॉइंट पे ये जो कर्व कुछ भी हो उसका स्लोप होगा टेंजेंट का dy/dx। तो इस PG का स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ dx/dy। ओके, सो माइनस ऑफ dx अपॉन dy की वैल्यू इस PG के स्लोप के बराबर, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 2x, दैट इज y अपॉन माइनस x। माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो यहां से y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स आ गया। इंटीग्रेट दोनों साइड कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सी आ गया, डेट इज ये तो हाइपरबोला है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ये क्वेश्चन अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से है। कॉम्प्लेक्स नंबर से है, मॉड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। ये चीज बहुत बार बता दिया, अगर तुम मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, z प्लस 4 का मॉड इज इक्वल टू 3। कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है? जिसका सेंटर होगा -4, 0 पे एंड रेडियस 3 होगा, डेट इज -1, 0 से पास हो जाएगा। ये होगा सर्कल एंड दिस विल बी -7, 0।
तो ये सर्कल है, लेकिन दिस का मॉडुलस लेस देन 3 मतलब सर्कल के अंदर जितने पॉइंट है वो सारे पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब पूछा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 दैट इज z माइनस माइनस 1। -1 से z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो डायमीटर के बराबर हो सकती है। डायमीटर कितना है, 6 है, तो आंसर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, खत्म। जिसे ये फंडा आता है उसके लिए एक लाइन का क्वेश्चन था यार। तो हमने यार टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। तुम्हें दिख गया होगा एक ही वीडियो से तुमने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अगर सीखने पे फोकस करो एंड एक एक वीडियो देख लो जाके, तो तुम्हारा जेई में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं 100% गारंटी देता हूं। अगर तुमने एक एक वीडियो हर एक ईयर के देख लिए एंड सारे कॉन्सेप्ट जो भी बताए जा रहे हैं उनको याद रख लिए, अल्टीमेटली तुम्हारा जेई में सिलेक्शन होगा एंड तुम आके मुझे थैंक्स बोलोगे कि सर आपके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो जाओ जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस देखो एंड उसके नीचे कमेंट्स देखो, तुम्हें पता चलेगा कितने बच्चों ने आईआईटी क्रैक किया ये वीडियो देख के। अल्टीमेटली आके फिर से कमेंट किया उन्होंने कि सर आपके कारण, आप नहीं होते तो ये वो, ठीक है, एवरीथिंग तुम जाके देखो वहां पे कितने सारे पॉजिटिव कमेंट है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे तुम्हारा भी फायदा होगा एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तब जाके मैं वीडियो बनाता रहूँगा। एंड पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।